आज हम एम लक्ष्मीकांत बुक का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, यानी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले के वीडियो में हम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, साथ साथ हमने आपातकाल के बारे में भी डिस्कस कर लिया है और राष्ट्रपति से जुड़े हुए भी कुछ तथ्य हम देख चुके हैं। तो पिछली वीडियो में आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों वो सबसे अलग है। जैसा हम जानते हैं, हमारा जो संविधान है वो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है। जितने आर्टिकल्स, हमारे अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं, उतने अनुच्छेद, उतने आर्टिकल्स किसी भी संविधान में नहीं है, दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो ऐसे और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे संविधान के, तो वो सब आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी जिसकी हमने बात करी, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। लिखित संविधान मतलब आपने देखी होगी, हम कभी भी अगर हम चाहते हैं तो हम कभी भी उसकी कॉपी मंगा सकते हैं संविधान की, राइट। तो हमारे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है हमारा संविधान, एक बुक है हमारे संविधान की पर्टिकुलर कि। तो क्या ऐसा भी संभव है कि किसी देश का संविधान लिखित हो ही ना, यानी कोई बुक, कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे हो ही नहीं कि ये आर्टिकल्स हमारे संविधान में? तो हाँ, ऐसा है। ब्रिटेन का संविधान ऐसा है जो अलिखित है। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और हमारा सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगले फीचर्स की अगर बात करते हैं तो वो है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। इसका क्या मतलब हुआ? नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारे संविधान में कभी कभी तरह तरह के संशोधन होते आए हैं पहले से ही। जब हमारा संविधान बना था उसके 1 साल के अंदर ही हमारे संविधान में क्या हो गया था? संशोधन हो गया था। ठीक है, तो वाले संशोधन को भी अगर हम पढ़ें तो 1951 में जब अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उससे पहले हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। जब हमारा संविधान बना था ना, तो उस समय पे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? हमारे संविधान में कुछ कुछ क्या अनुच्छेद ऐड हुए हैं, तो कुछ कुछ बदलाव भी हुए हैं, यानी वो संशोधित भी होते आए हैं। तो जब हमारा मूल रूप का जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में वो डिवाइडेड थे और जिसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 1951 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 90 अनुच्छेद, ठीक है, 90 अनुच्छेद हटा दिए गए और 4 भाग भी हटा दिए गए। ठीक है, और उस समय पे 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। तो 90 अनुच्छेद हटा दिए गए थे और साथ साथ 20 अनुच्छेद जोड़ भी दिए गए थे। 4 अगर भाग हटाए थे तो 5 जोड़े भी गए थे। ठीक है, तो इस कदर हमारे उसके बाद जो संविधान में अनुच्छेद सामने आए थे वो थे 465 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और जिसमें 12 अनुसूचियां थी। यानी जो हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था, या हम कहीं 1951 में संविधान बनने के 1 साल के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 465 अनुच्छेद थे, 25 भाग में डिवाइडेड थे और 12 अनुसूचियां थी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है, यानी टाइम पे हम उसमें चेंजमेंट ला सकते हैं। जो अगर हमको हमारे समय के अनुरूप हमें नहीं लगता है, हम उससे बदलाव कर सकते हैं। अनम्यता का क्या मतलब हुआ? फिर यहाँ पर भी अनम्यता का मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कोई इतनी इजी नहीं है, इतनी सरल नहीं है। ठीक है, हम हमारे संविधान को 2 देशों से कंपेयर करेंगे, जैसा अभी हमने देखा था, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका, यूएस।
तो ब्रिटेन से हम क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश का हमारे देश में इतने सालों तक राज रहा है, तो वहाँ से तो हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा। दूसरा, यूएस को हम लेके चलेंगे तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, यूएस का संविधान सबसे छोटा है। नम्यता की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो नम्य है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो लिखित है ही नहीं, ठीक है, वो तो लिखित है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अनम्यता की बात करें तो यूएसए का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वो काफ़ी कठोर है, उसको बदलना यानी उसमें संशोधन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमारा जो संविधान है वो नम्य भी है और अनम्य भी है, यानी ब्रिटेन की तरह इतना इजी भी नहीं है और यूएस की तरह इतना कठिन भी नहीं है। तो संविधान संशोधन के लिए हमारी संविधान में जो अनुच्छेद है वो है 368 जो अनुच्छेद है वो दिखाता है कि कैसे संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 2 पार्ट हैं संविधान में संशोधन करने के लिए। एक तो ये है कि 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का, प्लस ये 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसको बोला जाता है विशेष बहुमत, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विशेष बहुमत। दूसरा जो भाग है 368 में मैंने बोला कि संविधान संशोधन के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। एक तो हमने विशेष बहुमत देखी जो ये होता है, दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ, यानी ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, पूरा इसका एक चैप्टर होगा, तो अभी ये हम केवल विशेषताओं को ही पढ़ लें, ठीक है। तो ये यानी अगर संविधान संशोधन अभी इतना कुछ समझ में नहीं आया तो ये आगे की वीडियो में धीरे धीरे समझ में आते रहेगा, हम बहुत बार इसको डिस्कस करेंगे। और यह ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कभी भी अनुच्छेदों को रटना नहीं है। आप जितनी बार उन चीज़ों को रिवाइज करोगे, जितनी बार देखते रहोगे, वो दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे अभी मैंने बोला संविधान संशोधन के लिए जो अनुच्छेद है वो 368 है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, ट्रिक बनाते हैं, हर चीज़ की ट्रिक होगी आपके पास, पर आप उतने ट्रिकों को कैसे ध्यान में रख पाओगे, राइट। तो सही मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़ने का जो सही मतलब याद रखने का जो सही तरीका है, आप चीज़ों को इतनी बार रिवाइज करो, वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐड होते ही जाएंगी। अभी आप इतनी बार अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इतनी बार आप संशोधन के बारे में बात करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि संविधान संशोधन 368 का है, ठीक है। तो ऐसे अधिकारों की भी हम बात करेंगे, आगे के चैप्टर में ये सब डिस्कस होंगे। तो मैंने बोला 368 संविधान संशोधन है जिसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, ठीक है। तो जैसे जीएसटी जो पास हुआ था वो उसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी ज़रूरी थी, तभी तो इतने साल लग गए जीएसटी को पास होने के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ हमारे संविधान में जो प्रावधान है, कुछ अगर ऐसे विधेयक आते हैं जिसमें राज्यों की भी मंजूरी शामिल हो तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने नम्यता और अनम्यता की बात कर ली है। अब अगली अगर हम चीज़ देखें तो वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पर पे 2 बातें हैं, एक है एकात्मकता और दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो है संघीय। संघीय का मतलब ये हो गया कि 2 भागों में विभक्त है, फेडरल सिस्टम है। हम जानते हैं हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल है यानी संघीय है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा केंद्र में भी सरकार होगी, राज्य में भी सरकार होगी। केंद्र में जो सरकार होगी वो कार्यपालिका और विधायिका में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। तो जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी विधायिका में कौन कौन आ गए, ये बेसिक चीज़ें हैं। विधायिका में सारे सांसद आ गए, ठीक है। हमारे संसद में जितने भी सांसद हैं, ठीक है, वो सारे विधायिका बनते हैं। और कार्यपालिका जिसकी सत्तारूढ़ में जो सरकार होगी वो कार्यपालिका के अंतर्गत आ गई,
ठीक है। तो संघीय सरकार की अगर हम बात करें तो ऐसे ही हमारे क्या है, राज्यों में भी विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, ठीक है। विधानसभा तो सारे ही राज्यों में है, विधान परिषद कुछ कुछ राज्यों में है, बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। तो ये हम पहले की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था यानी दो भागों में विभक्त हो रही हैं, ठीक है। और जो सशक्त केंद्र होगा वहाँ पर दो सरकारों में डिवाइडेड होंगी, शक्तियों का विभाजन होगा। अगर हम बात करते हैं लिखित संविधान, ये भी संघीय व्यवस्था का ही एक उदाहरण है। संविधान हमारा सर्वोच्च होगा, ये सब संघीय व्यवस्था के फीचर्स हैं। इसको भी हम ये हमारा चैप्टर ही आएगा पूरा संघीय व्यवस्था का। तो संघीय व्यवस्था की आप यहाँ पर भी बेसिक चीज़ ये समझ लो कि शक्तियों का विभाजन है, केंद्र राज्य दोनों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन है। अब एकात्मकता की ओर क्या मतलब हुआ, जैसे हम देखते हैं हमारे राज्य में तो सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, पर जो केंद्र की जो सरकार है वो सर्वोपरि है, ठीक है। सशक्त केंद्र का होना, हमारी देश में एकल नागरिकता है, ठीक है। संविधान ही सर्वोच्च है, न्यायपालिका जो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट वो एक है, यानी ये सब एकात्मकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था भी हमारे देश में है, ठीक। अगर पूछा जाता है क्या हमारे संविधान में संघ को बताया गया है, संघ को डिस्क्राइब किया है, या संघीय इसको क्या डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी हमारे संविधान में नहीं है। हमारा जो अनुच्छेद 1 कहता है वो कहता है हमारा जो राज्य भारत जो होगा वो संघों का समूह होगा, राज्य के संघ के रूप में होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। पर संघीय को कहीं पर भी बताया नहीं गया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगली बात में हम जाते हैं। अगली जो चीज़ है, जो हमारा जो संविधान लिया गया है ये बहुत विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधे एज इट इज़ उठा के रख दिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ने भी इस सिलसिले में एक उनकी कथन है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ है, राइट। यानी हमने सारे देशों के, सारे नहीं तो कुछ कुछ देशों के हमने संविधान को छांटा, उसमें से जो हमको सूटेबल लगा हमारे देश के लिए, जो हमको अच्छी चीज़ें लगी वो हमने ग्रहण कर ली, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत इसमें आलोचनाएं भी बहुत की गई हैं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि कहीं से उठा के रख दिया है, अपना कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने अच्छे से छानबीन करके हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है, तभी इतना विस्तृत है, ठीक है। तो बात करते हैं तो अधिकांश जो हिस्सा है वो संविधान का वो अधिनियम 1935 से लिया गया है, 1935 से लिया गया है, काफ़ी बड़ा हिस्सा, ठीक है। यानी सबसे बड़ा प्रभाव हमारा किसका पड़ा है, तो वो पड़ा है 1935 का जो अधिनियम हुआ था, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है, पहले के वीडियो में। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार जो हैं, हमारे जो मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब इनको भी रटना नहीं है, ठीक है। इतनी बार आप रिवाइज करो कि आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, जैसा हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अधिकार, फलाना अधिकार, वो सब हमने अमेरिका से लिए हैं, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। हम आगे इन चीज़ों को, मौलिक अधिकार का एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट वीडियो आएगी, और नीति निर्देशक सिद्धांत की भी। राजनीतिक भाग है, ये ऑब्वियस सी बात है, हम कहाँ से लेंगे, ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का इतने सालों तक हमारे देश में राज रहा है, तो राजनीतिक जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का पड़ा है, तो हमने जो राजनीतिक भाग है वो ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, तो एक वीडियो इसके ऊपर भी बन जाएगी,
तो यानी हमने कुछ कुछ चीज़ें विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं। ठीक है, हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अब बिल्कुल अगली बात में हम आते हैं। तो देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, क्या बात हो रही है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की। संविधान में जब संशोधन हुआ था 42वां, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 42 अमेंडमेंट जो हुआ था इंदिरा गांधी के जब सरकार थी 1976 में। ठीक है, इमरजेंसी का जो टाइम था 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में संशोधन किए गए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संशोधन को। तो 42वां संशोधन जब हुआ था तो उसने धर्मनिरपेक्ष इस वर्ड को, धर्मनिरपेक्ष वर्ड को हमारी प्रस्तावना में ऐड किया था। ठीक है, इसके साथ साथ दो और वर्ड भी हुए थे, अभी हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष की। तो हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, यानी कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है। हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, यही चीज़ हमको एक अलग बनाती है। ठीक है, तो प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना है वो हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समान समता का अधिकार। विधि के समान समता अधिकार यानी विधि यानी कानून। कानून के समक्ष हर कोई समान है। ऐसा नहीं है कि हिंदू आगे है, मुस्लिम को कुछ अधिकार दे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। ये 14 आर्टिकल बोलता है, अनुच्छेद 14 कहता है। ऐसे ही अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पे कहीं पर विभेद नहीं करता है। ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 16 भी है, आर्टिकल 25 भी है, 27, 28, 30, ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे देश में बताते हैं कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, 25 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 25, तो वो कहता है हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए और उसके अकॉर्डिंग पूजा अर्चना करने का अधिकार है। ठीक है, यानी मुस्लिम को नमाज पढ़ने का, हिंदू को पूजा करने का, फलाना फलाना, तो ये सब हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? 25। तो ये हमारे अधिकार हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो संविधान का जो विशेषता है उसमें हमारा राज्य जो है, राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये एक विशेषता है हमारे संविधान की। बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, यानी जितने भी लोग 18 साल उम्र क्रॉस कर लिए हैं वो क्या वोट डाल सकते हैं, पता है सबको। तो क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था। पहले तक ये था कि 21 साल तक, 21 साल अगर हो चुके हैं उसके बाद ही आप चुनाव के लिए वोट डाल सकते हैं। ठीक है, मत दे सकते हैं अपना। फिर आता है 1988 का 61st अमेंडमेंट। 1988 में 61वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें कहा जाता है कि अब आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ये बात है। इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो हम सब जानते हैं, पर जानने वाली बात यह है कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो वो था 61वां। ठीक है, 1988 में हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो वो चीज़ है स्वतंत्र निकाय। अब इसका क्या अर्थ होता है इसको हम जान लेते हैं। हमारे देश में संसद तो है, ठीक है, चलाने के लिए, हमारे देश का कानून चलाने के लिए, पर कुछ कुछ निकाय भी बनाए गए हैं। जैसे हम करें उनकी वोटिंग के लिए, कैसे उनका चुनाव होगा, तो चुनाव आयोग का गठन होता है।
संघ लोक सेवा आयोग, आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो संघ लोक सेवा आयोग का भी गठन हमारे संविधान के अनुरूप किया गया है। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग का, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए। और हमारे राज्य और केंद्र सरकार का जो खाते होते हैं उनको देख रेख के लिए या उनमें कुछ गड़बड़ या कुछ भी, उसके लिए महानियंत्रक और महालेखाकार का भी प्रावधान है। तो ये सब स्वतंत्र निकाय हैं, ठीक है, इसमें कोई संसद का रोल नहीं है या विधायिका या कार्यपालिका, ऐसा इनका कोई रोल नहीं है। तो ये कुछ हमारे संविधान में स्वतंत्र निकाय हैं, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। अगली चीज़ में हम आते हैं तो वो है आपातकालीन प्रावधान, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 और उससे पहले आर्टिकल 356, देन 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 360 वित्तीय आपातकाल। 356 यानी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, कभी कभी दिमाग से एकदम अलग हो जाता है। तो 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रीफली नहीं देखेंगे। आगे हमारी जो विशेषताएं, ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।